नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात दस्तक की। दस्तक में बात आज दिखाने के लिए आपको कि लोकसभा में होता क्या है, जिस बात पर गर्व सरकार करती है, जिन मुद्दों का जिक्र क्वेश्चन आवर में होता है, जरा उनकी तस्वीर और बानगी देख लीजिए। ये वो मुद्दे हैं जो अलग अलग दिन रखे गए, चाहे वो दुर्घटना संभावित क्षेत्र, खान निगरानी प्रणाली हो, उड़ान। ये ऐसे सवाल हैं जो उठे और इस पर चर्चा हुई, बीजेपी के सांसदों ने उठाए, मंत्री, और कहा जा रहा है कि इस देश के भीतर संसद चलनी चाहिए और चल रही है, तो ये सब कुछ सफलता है, उपलब्धि है। इस बात का जिक्र लोकसभा स्पीकर ने भी किया। लेकिन इन मुद्दों से क्या इस देश की जनता मौजूदा वक्त में जो सड़क पर खड़ी है? दरअसल इस बात का जिक्र शुरू में इसलिए करना जरूरी था क्योंकि जिन मुद्दों को उठाया गया वो मुद्दे 2014 में उठते, 2015 में उठते, 2017 या 2018 या 2019 में भी उठते, तो कुछ इसी तरीके से उठते। जवाब कुछ सरकार के इसी रूप में आते। कोई भी सरकार हो, मनमोहन सिंह के दौर में भी कुछ ऐसे ही सवाल ऐसे उठते। लेकिन मौजूदा वक्त में किसे, किसकी, किस रूप में, कैसे फिक्र है? बात आज गरीबों की होगी, बात आज गांव की होगी। इस बात का, क्योंकि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गीत आपने जरूर सिल्वर स्क्रीन पर सुना देखा होगा। लेकिन बात, जिक्र आज प्रधानमंत्री की जुबान से गरीबों का जिक्र है, गांव का जिक्र है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। एक गंदगी की मुसीबत गरीब को झेलनी पड़ती है। मैं मेरे गरीब को बचाना चाहता हूं। हम निर्धारित समय में, निर्धारित रूप में गरीबों की भलाई के काम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्ता संभालते ही गरीबों का दर्द जिस प्रधानमंत्री की जुबान पर हो, उस प्रधानमंत्री का हर निर्णय गरीबों के हित या फिर गरीबों की फिक्र से जुड़ा हुआ होगा क्यों नहीं। ये अलग बात है कि सरकार का नजरिया गरीबों और ग्रामीणों से ज्यादा कॉर्पोरेट हित को साधने में ही लगा। और वजह भी यही कि कॉर्पोरेट को तमाम तरह के टैक्स में हर बरस छूट औसतन 5 लाख करोड़ से ज्यादा की मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, रोजगार, हेल्थ, शिक्षा, खेती, सभी को लेकर भी बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार दे नहीं पाती। तो क्या गरीबों का जिक्र सिर्फ जुबान पर होता रहा है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबी हटाओ के नारे के बाद बीते 4 दशक में 8 करोड़ 90 लाख गरीबों की संख्या बढ़ गई। लेकिन मोदी की नोटबंदी इंदिरा के गरीबी हटाओ से मेल नहीं खाती, क्योंकि इंदिरा गांधी तो अमीरों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मोदी ने झटके में अमीरों को खलनायक तो करार दे ही दिया। तो क्या वाकई जिस बात का जिक्र आज गरीबों के नाम पर वित्त मंत्री कर रहे हैं वो सही है? अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है। तो याद कीजिए, अरुण जेटली ने यानी वित्त मंत्री ने पहले बजट को पेश करते हुए साफ कहा था, गरीबों के लिए पैसा तो रईसों की जेब से ही आएगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब 1991 में खींची गई खुली अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को पलटने में लग गए हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा की तर्ज पर उस रास्ते पर निकल चुके हैं जब 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए कांग्रेस के भीतर के सिंडिकेट और बाहर विपक्षी को धराशायी कर 1971 का चुनाव जीत लिया था। यानी मोदी बीजेपी के उस राजनीति को भी बदल रहे हैं जो कॉर्पोरेट की हिमायती रही, या फिर गरीब और पिछड़ों के साथ खुद को खड़ा कर प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी के लिए एक नई राजनीति ही गढ़ रहे हैं, जहां बीजेपी अब व्यापारियों की पार्टी नहीं कहलाएगी, गरीब पिछड़ों के बीच मोदी स्टेट्समैन हो जाएंगे। यानी 1991 की जिस इकोनॉमिक थ्योरी की लीक पर बीते 25 बरस से पीवी नरसिम्हा राव से लेकर वीपी सिंह और वाजपेयी से होते हुए मनमोहन सिंह का दौर खप गया, उस दौर में बाजार को मजबूत करने के लिए हर सत्ता ने सिर्फ लुटाया ही, और ग्रामीण भारत के लिए या कहें गरीबों पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो क्या मोदी अब शाइनिंग इंडिया के भ्रम को तोड़कर खुरदुरे भारत को ठीक करना चाह रहे हैं? तो 3 सवाल हर जहन में तो आएंगे। पहला, ग्रामीण भारत को पटरी पर लाने के लिए पैसा आएगा कहां से? दूसरा, ग्रामीण भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है कहां? और तीसरा, बैंकिंग सर्विस भी 93% ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक पहुंची ही नहीं है। तो वो कौन सी स्थिति होगी जो दिल्ली के पाइपलाइन से चलेगी और गांव तक पहुंच जाए? यानी सवाल सिर्फ यह नहीं
कि गरीबों के लिए पानी, रोटी, हेल्थ, रोजगार, शिक्षा मिल जाए। सवाल यह है कि अब वाकई अब हर घंटे 7 करोड़ रुपए डायरेक्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को माफ करना बंद हो जाएगा। हर बरस तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा की जो छूट तमाम टैक्सों में कॉर्पोरेट को मिल जाती है वो बंद हो जाएगी। खेती पर टिके 60% भारत को 2 जून की रोटी या उसकी सहूलियत मिल जाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस रास्ते देश चल रहा है और जिस रास्ते देश को ले जाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी लगातार दिखा रहे हैं, उसे पटरी पर लाने के लिए लगना उसी देश की सत्ता, सिस्टम और लोगों को है जो अभी तक मैसेज तो यही दे रही है, सत्ता घमंड से चूर है, नौकरशाही चाटुकार है और जनता देशभक्ति की रौ में है। और तीनों का कॉकटेल है कितना खतरनाक, इसे प्रधानमंत्री मोदी जरूर समझ रहे होंगे। दरअसल इस देश में सच क्या है? तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 27 रुपए के दायरे में ले आइएगा तो इस देश में तकरीबन 27 करोड़ बीपीएल है, यानी गरीबी की रेखा से नीचे है। रंगराजन कमेटी कहती है जनाब 27 रुपए ना मानिए, 32 रुपए मान लीजिए, और झटके में 10 करोड़ और बढ़ जाते हैं। तो 5 रुपए के खेल में 10 करोड़ लोग समा जाते हैं। गरीबी का मतलब इस देश में यह होता है। हम उस स्थिति में जाएं जरा, उससे पहले हमें लगता है एक बार फिर आपको बुंदेलखंड के उन किसानों के बीच का हिस्सा दिखला दें जो इस नोटबंदी को लेकर कहते क्या हैं। चाहिए भी चाहिए, इनके यहाँ लोगों के यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं बचे और भगा देते हैं। 6 दिन आते आते हो गए और हमको पता बीज चाहिए, खाद चाहिए और ऊपर से किराया लगता हमारा बीज आने का, बीज जाने का। बैंकों में सब में पैसा आता है, ये गरीब आदमी आते हैं लाइन पे लगा दिए जाते हैं। जब पैसा 1 बजे इनका नंबर आता है तो लोग मैनेजर कह देता पैसा खत्म हो गया, बाकी पैसा कहाँ जाता है। बहुत तेरे सवाल हैं लेकिन 50 दिन का वक्त मांगा गया है। लेकिन उन सब के बीच भी कई सवाल हैं। उन सवालों पर आए उससे पहले दोबारा आपको लिए चलते हैं भारत, हिंदुस्तान की गरीब जनता जो गांव में रहती है उसकी हालत क्या है, और दिल्ली से उन गांव को जब देखा जाता है तो किस रूप में देखा जाता है। यह ग्रामीण भारत का सच है। 82% परिवारों की आय 5,000 रुपए महीने से कम की, 7.9% परिवारों की आय 10,000 रुपए महीने से कम की और 4.7% की आय 15,000 रुपए महीने से कम की। यानी जिस देश में गरीबी की रेखा 32 रुपए रोज पर टिकी हो, जिस देश में 80% गांव वाले भूमिहीन मजदूर हों और जिस देश में मजदूरों के लिए मनरेगा के नाम पर हर बरस 38,000 करोड़ का बजट देकर सरकार अपनी पीठ ठोकती हो, तो ग्रामीण भारत के दर्द पर मनरेगा की उपलब्धि ही जब सरकारों को राहत दे देती हो, तब इस सच को कौन कहेगा कि सिर्फ पीने का साफ पानी और 2 जून की रोटी को देने के लिए भी सरकार के पास आज से नहीं, नेहरू से लेकर अभी तक बजट रहा ही नहीं। यानी जिस 4 लाख करोड़ रुपए से लहूलुहान गरीब भारत पर सरकार मरहम लगाने का काम कर रही है मौजूदा वक्त में बजट के जरिए, उसके भीतर का सच यही है कि दिल्ली में नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक कोई प्रधानमंत्री हो, गांव बचे कैसे इस पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। नदियों के जाल और उपजाऊ जमीन के बीच इंद्र देवता ही ग्रामीण भारत के फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक बन गए, क्योंकि 1950 से 2016 तक के दौर में सिर्फ 23% सिंचाई की व्यवस्था खेतों में सरकारें कर पाई। 60 बरस के ग्रामीण विकास का बजट बीते 10 बरस के कॉर्पोरेट छूट से भी कम कर रहा है। यानी ये कल्पना से परे है कि गरीब और ग्रामीण भारत के समानांतर शहरी गरीब और आधुनिक शहरों पर जो खर्च तमाम सत्ता ने किए, अगर उतना पैसा गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग जाता तो 12 करोड़ ग्रामीणों का पलायन शहरों में काम के लिए कतई नहीं होता। 11 करोड़ शहरी गरीब प्रतिदिन 35 रुपए पर जिंदगी बसर नहीं करते। यानी कैसे हर दौर में गांव और गरीबों के नाम पर दिल्ली की सत्ता ने देश को छला या कहीं बेवकूफ बनाया, ये मौजूदा बजट से भी समझा जा सकता है। महज 1.5 लाख करोड़ रुपए शिक्षा, हेल्थ समेत तमाम सोशल सेक्टर के लिए आवंटित किए गए। वहीं 5,72,923 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट दे दिए गए। यानी इकोनॉमी का रास्ता गांव से नहीं, शहरों से निकला, खेतों से नहीं, कॉर्पोरेट से निकला। इसीलिए स्मार्ट सिटी की लकीर भी मौजूदा वक्त में ही खींची गई, क्योंकि गांव के लिए पैसा आए कहां से, ये सवाल शहरी सत्ता को आधुनिकतम विकास से जुड़ने के लिए मार्केट इकोनॉमी की तरफ ढकेलती है। तो क्या जो सवाल नेहरू से इंदिरा और वाजपेयी से मनमोहन सिंह गरीबों को लेकर उठाते रहे, उसे बिल्कुल नई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी ले जाना चाहते हैं, जहां सियासत, समाजवाद
और सत्ता का मिश्रण होगा। चलिए अगले रिपोर्ट में दिखलाते हैं। दरअसल जिस स्थिति में देश है, क्या यह कहा जाए कि वाकई कैशलेस दौर जो है, यानी आपके हाथ में प्लास्टिक कार्ड है, उसके जरिए इकोनॉमी संभल जाएगी? बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले फिर हम आपको लिए चलते हैं, इस बार विदर्भ लिए चलते हैं। विदर्भ का अकोला का किसान क्या कहता है? 20, 25, 30 हज़ार के अगर समझो उसका माल हो गया तो समझो वो लेके जाएगा चेक। आप समझो 2-2 कट्टे वाले जो आते हैं उसका होता है 2000 और 3000 की पट्टी, वो क्या चेक लेके जाएगा? इसका प्रॉब्लम आता। काश्तकार के जो खाते जो है वो कोऑपरेटिव में है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक में ज़्यादा खाते है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो वहाँ से चेक क्लियरिंग कोड जाता, बाद में पैसे आते 2-2 हज़ार रुपये कब तक निकालेंगे, कितने चक्कर मारेंगे। कहते तो यही है, जब पेट पर बनाए, और पेट की थ्योरी शायद कार्ल मार्क्स को भी पीछे छोड़ देती है। और यही वजह है, हिंदुस्तान के भीतर जब संकट के दौर में सड़क पर जनता खड़ी और सरकार कह रही है 50 दिन दे दीजिए, तो इस दौर में जनता देखे कैसे? बहुत सारे सवाल हैं, जाहिर है इन सवालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अमेरिका के संदर्भ में अगर देखना शुरू कर दें कि वहां तो कैशलेस सोसाइटी है, बहुत कम नगदी होती है, वहां क्या स्थिति है, और भारत वहां पर पहुंच जाए तो क्या होगा, यह भी देख लीजिए। तो काले धन का सच यही है, अमेरिका में सबसे ज्यादा काला धन है और भारत का नंबर कम से कम शुरुआती 5 देशों में नहीं है। और जिस काले धन को रोकने के लिए 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के कदम को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कदम 1969 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उठाया था, जब उन्होंने झटके में $100 से ऊपर के सारे नोट यानी 500, 1000, 5000, 10,000 और $1,00,000 का नोट रद्दी के टुकड़े में तब्दील कर दिया था। उस कदम के बाद अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम भले मजबूत हुआ, लेकिन काला धन नहीं रुका। और आज का सच यह भी है कि अमेरिका में कुल उपभोक्ता भुगतान का 80% कैशलेस पेमेंट सिस्टम से होता है, यानी अमेरिका में नकदी का चलन बहुत कम है, लेकिन फिर भी काला धन बनने का सिलसिला जारी है। और यह बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, जर्मनी में 76% कैशलेस पेमेंट होता है, तो ब्रिटेन में 89% और फ्रांस में 92% कैशलेस पेमेंट होता है। लेकिन कोई देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, काले धन से मुक्त नहीं है। तो सवाल सीधा है, जिस कैशलेस सोसाइटी की दिशा में मोदी भारत को ले जाना चाह रहे हैं, उसका असल मकसद है क्या? काले धन से मुक्ति या नकदी पर रोक? नकदी बाजार पर सत्ता की राशनिंग या कैशलेस बाजार को बढ़ावा? लोकतंत्र की खुली हवा पर सत्ता की बंदिश या गरीबों के आक्रोश को दबाना? क्योंकि फतेहपुर की इस तस्वीर का मतलब है क्या? अपने ही पैसों को लेने के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी, या न्यूनतम से जूझते देश के सामने न्यूनतम के जुगाड़ का संकट भी सरकारी राशनिंग के दायरे में आ जाएगा? क्योंकि एक तरफ देश के 6 लाख गांवों में से 5,54,000 गांवों में बैंक नहीं है। देश में क्रेडिट कार्ड संख्या फकत 2.5 करोड़ है। यानी एक तरफ कैशलेस समाज भारत के लिए अभी दूर की कौड़ी, तो दूसरी तरफ कैशलेस देश ना तो काले धन से मुक्त है, ना ही भ्रष्टाचार से। अलबत्ता अमेरिका का सच है कि वहां राजनीतिक भ्रष्टाचार काला धन की जननी है। दर्जन भर अमेरिकियों का कब्जा पूरी बैंकिंग सर्विस पर है, और भारत में बैंकिंग सर्विस पर सरकार का कब्जा है। यानी जो सत्ता में हो उसी के रास्ते देश को चलना पड़ेगा। ये पाठ तो हर किसी ने पढ़ लिया, लेकिन ये रास्ता कैसे लोकतंत्र की भी नई परिभाषा गढ़ रहा है, जरा इसे भी समझ लें। लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ते समय गरीबों का जिक्र होगा। गरीबों की सुनो, ये लिख तो दिया हमने, लेकिन अब आपको उन्हीं के बीच लिए चलते हैं जो कभी आए थे कमाने, अब लौट रहे हैं घर वापस। वहां 2 जून की रोटी तो मिल जाएगी। कौन है वो लोग? चलिए, हमारे संवाददाता वहीं पहुंच गए। ये मंजर है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के सतरागाची जाने वाली सतरागाची एक्सप्रेस का। आनंद विहार दिल्ली का इलाका और सतरागाची पश्चिम बंगाल का इलाका। ट्रेन में मजदूर ही मजदूर। ये वो मजदूर जो कभी दिल्ली आए थे कुछ कमाने के लिए, 2 जून की रोटी के जुगाड़ में, लेकिन नोटबंदी की ऐसी मार पड़ी कि घर वापसी कर रहे हैं। सबका अपना अपना दर्द है।
हर दिन 500,000 के नोट लेके लाइन में लगना पड़ता था। अगर लाइन में लग के अगर ले लिए तो वो मेरा आपको लगाया जाता? हाँ, हर दिन लगाया जाता था। अगर नहीं, अगर लाइन में लग के अगर मैं 500,000 का नहीं भंजाया। अपना पैसा था या मालिक कहता था कि लाइन में खड़े हो जाओ? मालिक का था। अगर वो पैसा अगर मैं भंजा पाया तो वो उस दिन का मेरा मीटर बंद हो जाता था। जैसे कि हम वहाँ अपने पंजाब में काम कर रहे थे, ठीक है, मोरबंडी, और वहाँ पे जैसे कि पैसे 1000 और 500 के नोट पर जुआने की परेशानी आ रही थी, ठीक है। जिसमें हम लोग का काम करने के बावजूद भी वहाँ पैसे नहीं दिया जाता था। तो 2 जून की रोटी का ख्वाब लिए ये मजदूर दिल्ली कभी आए थे, लेकिन नोटबंदी के झटके में इनकी दुनिया ही हिल गई। इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास काला धन है, बल्कि इसलिए क्योंकि नोटबंदी के चलते नौकरी है ही नहीं, काम कोई दे ही नहीं रहा, नकदी किसी के पास है ही नहीं। तो ऐसे में किसी तरीके से कुछ जुगाड़ किया और अब इन्होंने मान लिया घर लौट चले, वहीं पर 2 जून की रोटी मुहैया तो कोई ना कोई करा ही देगा। हम लोग का काम काज बंद हो गया, पैसे का परेशानी है। जो 500 का नोट मिल रहा है, 1000 का नोट मिल रहा है, उसका खुला नहीं हो पा रहा है। फैक्ट्री लोग बंद कर दिए, अपना बंद कर गए और बंद हो गई। हाँ, बंद कर दिया। अब इन मजदूरों के सामने सवाल सिर्फ एक है, आखिर घर जाएंगे, सोच तो रहे हैं वहां 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो ही जाएगी, लेकिन काम कहीं नहीं है। तो ऐसे में जब दिल्ली आए और अब काम ना होगा, ना हथेली पर कोई रकम होगी, तो फिर लौटेंगे तो खाएंगे क्या? कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद पड़ गई हैं और उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, क्योंकि जब भी फैक्ट्री मालिक इनको पैसे देता था, वही पुराने नोट 500 और 1000 के नोट ही दिए जाते थे, जो कि इनके लिए बड़ी समस्या थी। और इन्हीं समस्या से निजात देने के लिए इनको घर जाना बेहतर लग रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। यकीन जानिए कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने वाली रेलगाड़ियाँ जो बिहार, बंगाल, झारखंड जा रही है, भर के जा रही है। बहरहाल कोई विशेष ट्रेन इसके लिए चलेगी नहीं, चलनी भी नहीं चाहिए। लौट रहे हैं, घर वापसी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में होगा। इन तमाम लोगों ने वोट दिया, लेकिन क्या ये तमाम लोग अपने मोबाइल में ऐप रखते हैं, नमो ऐप, जिसमें वो कह सकें प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो सही या गलत? यह भी देख लीजिए, रेफरेंडम का नया युग है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी को 2014 में वोट मिले 17,16,57,549, लेकिन नोटबंदी के लिए रेफरेंडम का जो रास्ता मोदी सरकार ने चुना वो महज 50 लाख या कहें उससे भी कम। तो क्या संसदीय लोकतंत्र की परिभाषा आने वाले वक्त में बदल जाएगी, या फिर लोकतंत्र का तकाजा ही यही है कि सत्ता के जो अनुकूल हो उसी के आसरे दबाव बनाया जाए, यानी विपक्ष का कमेंट कोई मायने नहीं रखता? तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? तो राहुल गांधी जो भी कहे, एक वक्त मनमोहन सिंह खामोश रहते थे, तो अब प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर बोलते हैं, और आज भी संसद में नहीं बल्कि अपनी पार्टी के सांसदों के बीच भावुक हो गए। तो केदारनाथ सहनी को याद करते हुए भी काले धन पर एक लाइन तो बोल ही गए। लेकिन सवाल बोलने का नहीं, सवाल तो लोकतंत्र को समझने का है, क्योंकि जिस देश में नोटबंदी को लेकर देश ही सड़क पर हो, वहां नोटबंदी के अपने फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस माध्यम को चुना, उनके उस नमो ऐप के अभी 50 लाख डाउनलोड भी नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री अपने ऐप के जरिए नोटबंदी पर देश की रायशुमारी चाहते हैं? क्योंकि इसमें सवाल तो रायशुमारी सरीखे वाले ही हैं। मसलन, क्या आप मानते हैं भारत में काला धन है? काले धन से निपटने के सरकार को आप कैसे देखते हैं? 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है? ऐसे 10 सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से पूछे, और ये सवाल तब पूछे गए जब खुद प्रधानमंत्री 50 दिन का वक्त मांग चुके हैं। तो फिर 50 दिन से पहले 15 दिन के भीतर ही ऐसी रायशुमारी का मतलब क्या है, वह भी अपने प्रशंसक वाले नमो ऐप के जरिए? यानी 1.25 अरब की आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री ने ऐसे करीब 50 लाख चुने हैं जिनके पास उनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड है। कितने लोग जवाब देंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इसमें दो राय नहीं, ऐप डाउनलोड करने वाले ज्यादातर लोग शहरी होंगे, प्रशंसक होंगे। तो क्या सियासत पाना और चलाना दोनों के हालात धीरे धीरे एक सरीखे होते जा रहे हैं, या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता के वर्चस्व के बाद अब संसद भी बेमानी हो चुकी है?
या फिर देश का मतलब ही चंद शहरी चकाचौंध में समाया हिंदुस्तान हो चला है, जो टीवी देखता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी से चलता है, प्लास्टिक कार्ड से जिंदगी चलाता है। और देश का मतलब यही इंडिया है। यानी गरीबों और गांवों के जिक्र के बाद अगर नमो ऐप से रायशुमारी हो तो फिर कौन याद रखेगा कि देश में 33 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 69% ग्रामीण भारत में न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और कंगाल होते गांव से लाखों करोड़ों लोग 2 जून की रोटी की तलाश में जब शहर दर शहर आ रहे हैं तो नोटबंदी के बाद वह भी शहर छोड़कर वापस अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि शहर में ना तो काम है और ना ही जेब में नोट। लेकिन मोदी बधाई के पात्र तो हैं, क्योंकि इस दौर में उन्होंने जिस तरीके से गरीब और गांव का जिक्र किया, हम भी उस रिपोर्ट को दिखा पाते हैं और वहां का सच दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मुश्किल यह नहीं है, मुश्किल तो यह भी है कि नेहरू ने भी जिक्र किया, राजेंद्र प्रसाद ने भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी ने भी जिक्र किया, चरण सिंह ने भी जिक्र किया, देवगौड़ा तक ने जिक्र किया, वाजपेयी जी ने भी जिक्र किया। मनमोहन के दौर में चीजें थोड़ी डिरेल हो गई थी। लेकिन चलिए, गरीबों का जिक्र हो रहा है, गांव दिखाएंगे। लेकिन अब